नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। ठीक हो, मस्त हो, बेहतरीन हो। वेलकम टू दिस सेशन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू द क्लास। आज हमारे पास में वन शॉट रिवीजन में क्या है? आज हमारे पास में वन शॉट रिवीजन में क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है। अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। चारों बुक के फर्स्ट चैप्टर, हिस्ट्री का 1 और 2 दोनों हो गए। आज ज्योग्राफी का चैप्टर 2 उठा रहे हैं। आज हम 6वें दिन पे हैं इस संकल्प के, जहां पे हमने कसम खाई है कि हाफ ईयरली एग्जाम की फुटबॉल बना देना है। ठीक है, तो वेलकम टू दिस सेशन। शेयर दिस सेशन विद योर क्लासमेट्स एंड हियर वी गो। शुरू करते हैं कहानी। वन शॉट रिवीजन फॉर द चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। मजेदार चैप्टर। इस चैप्टर का एक मीम वायरल हुआ एक मीम वायरल हुआ और उस मीम के वायरल होने के बाद मैंने कसम खाई कि नो कमेंट्स ऑन कंट्रोवर्शियल इश्यूज। ठीक है, कब तुम उलझ जाओगा तुम्हें क्या पता। ठीक है, तो इसके लिए सीधे सीधे क्या करते हैं, सीधे सीधे इस पे आते हैं। किस चीज पे? चैप्टर पे। तो द चैप्टर इज राम राम भाई सारिया ने। आज है हम हमारे डे 10 के। चल क्यों नहीं रहे? चला, आज है हम हमारे डे 10 के 6th डे पे, जहां पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है हम वो पढ़ने वाले हैं। फाइन। क्लास 9th मिल रहे हैं 8:45 पे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाले चैप्टर के साथ में। और मैं उम्मीद करता हूं हर उस बच्चे का जिनका आज एग्जाम था, कल बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मेरा एग्जाम है, मेरा एग्जाम है, बहुत अच्छा गया। और जिनके आगे आने वाले एग्जाम से उन सभी को भी ऑल द बेस्ट। फाइन, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। कुछ बच्चे कमेंट्स में लिखते भी सर मेरा ये डाउट नहीं ले पाए, वो डाउट नहीं ले पाए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। होता क्या है, इतनी तेजी से चैट उड़ रही होती है कि यार क्या है मेरे फोन में, मैसेज ही नहीं दिख पाते हैं। ठीक है, हैंग हो गया क्या ये? ठीक है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस नाउ। तो चैप्टर जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। कैसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि जैसे अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर में एक क्वेश्चन मार्क तो सबसे बड़ा ये है, एक क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा ये है कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पुरानी बुक्स में कुछ टॉपिक्स के साथ है, नई बुक्स में कुछ टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे क्या है, मल्टीपल ओपिनियन है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सीबीएसई की जो मतलब एनसीईआरटी की जो इस बार की बुक है, जिसे हम क्या कहते हैं 2023-24 एकेडमिक ईयर की जो रैशनलाइज्ड कंटेंट वाली बुक है, जिसका हो सकता है प्रिंटेड एडिशन आप लोगों के पास ना हो, जो वेबसाइट पे है, तो वो लेटेस्ट है। ठीक है, तो उसे हम अपना क्या मान के चलेंगे, उसे हम अपना बेस पॉइंट मान के चलेंगे। तो उस बुक में जितना दिया है उतना एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, उस बुक में जितना दिया है उतना एग्जाम में आना ही आना है, तो उसको कंसीडर करते हुए चलना है आपको। ठीक है, अब उस हिसाब से अगर टॉपिक बताऊं तो आइए चैप्टर की डैश पे डिस्कशन करें। ठीक है, क्या है चैप्टर की रूपरेखा समझी जाए तो चैप्टर में क्या है, सबसे पहले फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया टॉपिक है आपका। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया वाला जो टॉपिक है, तो इसमें आपको बस एक कंटेक्स्ट बताया गया, कोई क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है वहां से। इंट्रोडक्टरी कंटेक्स्ट है कि फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे, फौना यानी कि आप, मैं और जानवर। ठीक है, तो फ्लोरा फौना की अगर हम बात करें तो फ्लोरा फौना जो है तो वो इंडिया में कितना है उसके संरक्षण की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे एक्शन से स्टेप्स हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, फ्लोरा फौना डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे आपको समझना है कि ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, नॉट नेसेसरली कोई क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, समझाऊंगा। लेकिन फिर हम देखें तो मेन टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब कंजर्वेशन जो है, कंजर्वेशन इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे थे। इस टॉपिक से बायोडायवर्सिटी पे क्वेश्चन बनता है, उसका आंसर दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की बात आती है। अब कंजर्वेशन 2 लेवल पे हो रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा कंजर्वेशन के लिए कदम उठाए गए और कम्युनिटी के द्वारा कंजर्वेशन के लिए स्टेप उठाए गए हैं। तब आपको देखो यहां थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया, जैसा एनसीईआरटी में दिया है ना उससे अलग हटके। क्यों? क्योंकि वो फ्लो इजी हो जाएगा, तो आपको पैटर्न समझ में आएगा चैप्टर का कि फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया के बारे में बताया गया है चैप्टर में। और उसी चैप्टर में आपको यह बताया गया है कि अब फ्लोरा एंड फौना अगर डिप्लीट हो रहा है तो उसके कंजर्वेशन की जरूरत है।
अब कंजर्वेशन के लिए सरकार ने क्या किया वो एक पॉइंट, और कम्युनिटी, तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की अगर बात करें तो ये टॉपिक है आपके इस चैप्टर में, जहां पे ये बताया गया है कि कम्युनिटी के द्वारा क्या प्रयास किया गया फॉर कंजर्वेशन, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। और एक टॉपिक और है इस चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे, वो क्या है, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो अगर मोटा माटी देखा जाए तो 3 टायर पे चलने वाले ऑटो की तरह है ये चैप्टर, जहां पे आपको कंजर्वेशन बाय गवर्नमेंट समझना है, कंजर्वेशन बाय कम्युनिटी समझना है फ्लोरा एंड फौना का, एंड टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज समझना है। सिंपल, सीधा, सटीक। बताओ, गॉट इट? कितने लोगों को कंटेक्स्ट समझ में आ गया? आजा भैया, पोल वाले भैया, पोल वाले भैया एक पोल लगा दो, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको कहानी क्या है, चैप्टर की रूपरेखा समझ में आई? स्क्रीन ब्लर है, क्वालिटी एनहांस करो थोड़ा सा, 480 उस पे पी पे ले जाओ। चलो, आपकी खाली वन शॉट देख ले मिड टर्म। देखो मिड टर्म एग्जाम में अब तो सिर पे खड़े दरवाजा टकटका रहे हैं कि खोल दो, आने दो अंदर मिड टर्म एग्जाम, तो अब वन शॉट से भी काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जहां जहां मैं बोल रहा हूं कि ये टॉपिक के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वन शॉट देख लो और एग्जाम पैक वाले वीडियो देख लेना, काम हो जाएगा। ठीक है पार्थ? ए आंख बंद करके भरोसा मत करो, आदर्श कुमार कह रहा है भाई आंख बंद करके इन पे भरोसा कर लो, ये जो करवा रहे हैं बहुत इनफ है सारे बोर्ड्स के लिए, ठीक है। आंख खुली रखो, चेक करो, जो पढ़ा के जा रहा हूं वैसा एग्जाम में आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बाद भरोसा करना, ठीक है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नॉट स्पॉन्सर्ड बाय निर्मा। चलो शुरू करते हैं आगे। इस पोल गया, मुझे क्यों नहीं दिखता पोल? ठीक है, 3, 2, 1 टाइम अप। इस सवाल के साथ शुरू करते हैं चैप्टर। Which one of the following is not a direct outcome of environmental destruction? हाँ, environmental destruction हो रहा है तो उसका डायरेक्ट आउटकम क्या नहीं होगा? बायोलॉजिकल लॉस होगा, लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी होगी, सीवियर ड्रॉट्स होंगे। इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का डायरेक्ट आउटकम मतलब इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्ट करने से रिवर वैली प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, रिवर वैली प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्ट होगा, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्या भाई डायरेक्ट आउटकम ए क्यों लिख रहे हैं? ए लिखा ना 32% बच्चों ने। इधर आओ, इधर आओ, लाइन से खड़ो हो, यहां पे लगाता हूं एक एक चपाट तुम्हें, ठीक है। ए होगा ही नहीं बाबू, डी होगा, डी इज द राइट आंसर। रीजन बीइंग, देखो बायोलॉजिकल लॉस हो रहा है, आप देखेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा तो कितनी ही स्पीशीज जानवरों की खत्म हो गई है। डोडो एक पक्षी हुआ करता था, चले गया, ठीक है। चीता इंडिया से चले गए, वापिस लेके आए हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? डायरेक्ट निर्मा नहीं घड़ी है, मतलब स्पॉन्सर थे नहीं ना, इसके लिए अब निर्मा घड़ी एक ही बराबर है अपने लिए। तो रिवर वैली प्रोजेक्ट इज द राइट आंसर। समझे, यहां पे गलती कर रहे हो। रिवर वैली प्रोजेक्ट आउटकम नहीं है, कॉज है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया यहां से शुरू किया जाए तो अब जैसे बात करें इंडिया में फ्लोरा एंड फौना की, तो इंडिया इज अ कंट्री विच इज ब्लेस्ड विथ डाइवर्स अमाउंट ऑफ स्पीशीज, ठीक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। बहुत सारे जीव जंतु, प्राणी, पौधे भारत में आपको देखने को मिलते हैं, और यही सारे जीव जंतु और पौधे ये सब मिलके क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ and cultivated species, diverse in form and function, but closely integrated in a system through multiple network of interdependencies। ये कहानी है। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? क्या होती है समझना। बायोडाइवर्सिटी की अगर बात की जाए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर बात की जाए, तो जो इमेंसली रिच वाइल्ड लाइफ और कल्टिवेटेड स्पीशीज आपको देखने को मिलती है, विच इज डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन, सब अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, लेकिन सारे पेड़ पौधे जीव जंतु आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है, ठीक है। दे आर इंटरडिपेंडेंट थ्रू अ मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, ठीक है, इंटीग्रेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, वो बायोडाइवर्सिटी बनती है। सिंपल डेफिनेशन ध्यान रखना, इस चैप्टर से कोई मैप वर्क नहीं है। और तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन एग्जाम में आती है कि ऐसा सिस्टम बनना जहां पे अलग अलग जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, सब एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर क्या है?
इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, ये बायोडायवर्सिटी हो गई। ठीक है, अब अगर हम जैसे देखें तो ये बायोडायवर्सिटी जो है ना, तो इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, और ये इतनी डाइवर्स है, डाइवर्स फ्लोरा फौना इतने इंटीग्रेटेड है कि हम, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमने चिड़िया को क्या समझा, जो स्पैरो आती है ना, गोरैया छोटी सी, तो हम ये समझते थे रोज हमारे छत पे आती है, मैं जब छोटा था खास करके तब बता रहा हूं, रोज हमारे छत पे आती है, रोज दाना खाती है, सुबह उठते हैं चीची चीची करती है, फाइन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खेल रहे हैं, हमारे साथ वही फुंदी फटा के वहां पे चिड़ियाएं कूद रही हैं, लेकिन आज कहाँ है वो चिड़िया, नहीं दिखती किसी को। ठीक है, वो छोटी स्पैरो गोरैया नहीं दिखती किसी को। तो होता क्या है ना कि ये डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना हमारे से इतने ज्यादा इंटीग्रेटेड थे, इतने इंटरकनेक्टेड थे कि वी टुक देम फॉर ग्रांटेड। हमें लगता था ये तो ऐसे ही रहना, यही रहना है। लेकिन हुआ क्या है कि ह्यूमन एक्शंस के चलते उनका हैबिटाट डिस्ट्रक्ट हुआ। ठीक है, उनकी जैसे अगर आप देखेंगे तो उनका हैबिटाट डिस्ट्रक्ट हुआ, कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट में नेगेटिव फैक्टर्स बहुत ज्यादा ऑपरेट कर रहे थे, और हमें ये हुआ, बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू द इनसेंसिटिविटी टू एनवायरनमेंट। हम इनसेंसिटिव हो गए। ठीक है, वो कब डिक्लाइन हो गई उनकी पॉपुलेशन, वो कब एक्सटिंक्ट हो गए, वो कब खतरे में आ गए, हमें पता ही नहीं चला। तो इन कारणों से जैसे देखोगे तो क्या है, हमें बायोडायवर्सिटी का, फ्लोरा एंड फौना का कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कब देखी थी तुमने स्पैरो आखिरी बार? मतलब अगर आप कहीं रूरल एरिया में हो तो आपने शायद देखी होगी। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ चिड़िया नहीं देखी बहुत दिन से। तो पॉइंट बिंग क्या हो रहा है, पॉइंट बिंग की हमारी इनसेंसिटिविटी के कारण दे आर अंडर ग्रेट थ्रेट, और इसीलिए कंजर्वेशन की जरूरत है। क्वेश्चन बनने की ऑब्जेक्टिविटी अगर हम समझे यहां से, तो बायोडायवर्सिटी पे क्वेश्चन बन सकता है, एंड व्हाई डू वी रिक्वायर कंजर्वेशन, क्योंकि हमारी इनसेंसिटिविटी के कारण दीज स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस। ठीक है, तो ये बात थी। अब आ जाओ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया टॉपिक पे। तो कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो आगे बढ़े। ठीक है, 400 मोर टू गो। ठीक है, चलो 400 मोर टू गो। सोशल ब्रेन्स वाले हमारे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, पलक झपकते हो गए ना। ठीक है, तो ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू 400 मोर टू गो। अभी करें क्या इस सेशन के पहले पहले? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो वो वाली चीज आप एक तरफ रखते हैं, इधर फोकस करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया की अगर बात की जाए, तो मैंने आपको बताया कि हमें 2 तरह से चैप्टर को समझना है, कि हम देखेंगे गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रयास किए गए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और दूसरा देखेंगे कम्युनिटी के द्वारा। तो आपका एक अलग जो टॉपिक है ना, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, तो वो एक फ्लो में समझ लेंगे, चैप्टर रिकॉल करना आसान रहेगा। गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रयास किए गए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम देखें तो कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल। क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी में हमने एक लाइन पढ़ी क्या, कि ऑल दी स्पीशीज जो है फ्लोरा एंड फौना की, दे आर डिफरेंट इन फंक्शंस एंड फॉर्म्स, बट दे आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड थ्रू अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, सब अलग अलग है लेकिन क्लोजली इंटीग्रेटेड है कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस के चलते, कि हम पशु पक्षी पेड़ों के ऊपर निर्भर है, वो हम पर निर्भर है, और इस तरह से हमारी क्या बनते हैं, इस तरह से हमारा पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम बनता है। ठीक है, तो हमें आपको देखो समझ लो ना, सिस्टम कैसे बना है, सिस्टम तभी बना है जब हम आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। फाइन, तो यहां पे आप जैसे देखेंगे तो कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल। तो देयरफॉर देयर कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जब 1960s और 70s में कंजर्वेशनिस्ट जो थे, जो लोग कंजर्वेशन की बात करते, जो थोड़ी सी सेंसिटिविटी लेके चलते, उन लोगों ने आवाज उठाई, दे डिमांडेड कि एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो 1960s 70s में जब कंजर्वेटिव्स के द्वारा, ठीक है, कंजर्वेशनिस्ट के द्वारा प्रेशर बनाया गया, तब क्या होता है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स। यहां से आपका आंसर चालू होगा कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, व्हाट आर दी, ठीक है, What are the steps taken by the government for the conservation of flora and fauna? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप रहेगा the government of India introduced Indian Wildlife Protection Act which was implemented in 1972. ऑब्जेक्टिव में ईयर ध्यान रख लेना, 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो इंप्लीमेंट हुआ 1972 में। ठीक है, द मेन मोटिव ऑफ द प्रोग्राम was towards protecting the remaining population
ऑफ द सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय बैनिंग हंटिंग रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। ठीक है, और ये जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जिन स्पीशीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी उनकी पॉपुलेशन को बचाना है। कैसे बचा लोगे आप? ऐसे जाके गले लगा लोगे? नहीं, बचाओगे आप बाय बैनिंग हंटिंग रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो हंटिंग को बैन करना है, ट्रेड जो हो रहा है वाइल्ड लाइफ में उसको आपको क्या करना है? स्टॉप करना है, ये सारी चीजें। तो दिस इज द मेन थिंग। ठीक है, दिस इज द मेन थिंग। फाइन, अब उसके बाद जैसे देखें तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत हंटिंग बैन की गई, ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ बैन की गई। साथ ही साथ और गवर्नमेंट ने सब्सिक्वेंटली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाए गए फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स which were gravely threatened, including the tiger, one-horned rhinoceros, the Kashmiri hangul, crocodiles, more recently the Indian elephant, great Indian bustard and snow leopard। तो ऐसा क्या हो रहा है कि स्पेसिफिक स्पीशीज जिनको खतरा ज्यादा था उनके प्रोटेक्शन के लिए इस तरह से क्या किया गया? स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाए गए ताकि इनकी पॉपुलेशन को डिक्लाइन होने से बचा लिया जाए, ताकि इनकी पॉपुलेशन को डिक्लाइन होने से बचा लिया जाए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंटर ध्यान रखते रखना कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाए, ठीक है, हंटिंग बैन करी, ये सारा सब कुछ, नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टैब्लिश की। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या है कि स्पेसिफिक स्पीशीज को बचाने के लिए सेवरल प्रोजेक्ट्स चलाए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, द कश्मीरी हंगुल, क्रोकोडाइल्स, ये सारा सब कुछ। ठीक है, उसी के साथ साथ द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडायवर्सिटी रेदर देन few of its components, even insects are getting a place in conservation planning। और अब ये जो कंजर्वेशन की पहल है तो ये थोड़ी सी और बेहतर हो गई। कैसे बेहतर हो गई कि अब इस कंजर्वेशन प्रोग्राम जो तो फ्यू स्पीशीज पे फोकस नहीं कर रहे, पूरे के पूरे सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं। कैसे? तो यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो अब बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए बहुत सेंसिटिव अप्रोच अडॉप्ट की जा रही है, जहां पे सिर्फ स्पीशीज पे ना फोकस करते हुए जो सिस्टम का पार्ट है, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, ग्रास हो गई, ठीक है, ट्रीज हो गए, बटरफ्लाईज हो गए, मॉथ्स हो गए, बीटल्स हो गए, इन सारे स्पीशीज को, इन सारे इंसेक्ट्स तक को भी कंजर्वेशन लिस्ट में डाला जा रहा है। ठीक है, द नोटिफिकेशन अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986, 1980 और 1986 के जो नोटिफिकेशन आए तो उसके चलते सेवरल बटरफ्लाईज, मॉथ्स and one dragonfly have been added to the list of beetles। ठीक है, dragonfly वगैरह इन सबको भी ऐड किया गया। साथ ही साथ क्या है, in 1991 for the first time plants were also added in the list। 1991 में प्लांट्स को पहली बार ऐड किया गया था। तो मैंने आपको पूरा फ्लो बता दिया कि गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन के लिए क्या कदम उठाए। समझ गए? एक बार रिकॉल करेंगे। चलो फाइन, ये इस सवाल का, रुक जाओ अभी, हाँ पोल देना, आप पोल रेडी रख लो, शूट मत करना अभी पोल, मैं बोलूंगा जब। आ जाओ भाई साहब, यहां तक रिकॉल करते हैं। चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे से समझ आएगा। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया समझा हमने, और हमने देखा कि उनको कंजर्वेशन की जरूरत है। कंजर्वेशन की जरूरत है तो गवर्नमेंट और कम्युनिटी दोनों कंजर्वेशन का प्रयास करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किया? तो गवर्नमेंट, जो कंजर्वेशनिस्ट थे उन लोगों ने गवर्नमेंट से डिमांड करी, गवर्नमेंट ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाई इन द ईयर, चैट में जरा स्पैम कर दो ईयर। ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद में अगली चीज क्या थी? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसके बाद में अगली चीज ये थी कि वो किया जाए, क्या, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टैब्लिश की गई, हंटिंग और ट्रेड इन एनिमल्स, ये सारी चीजें बैन की गई है। साथ ही साथ क्या, स्पेसिफिक स्पीशीज के प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम चलाए गए, स्पेसिफिक स्पीशीज के प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम चलाए गए। साथ ही साथ जैसे अगर आप देखोगे तो कंजर्वेशन प्रोग्राम को और इंक्लूसिव बनाने के लिए इंसेक्ट्स, प्लांट्स, बटरफ्लाईज, मोथ्स, ठीक है, बीटल्स, इन सारी चीजों को भी इंक्लूड किया गया, इन सारी स्पीशीज को भी इंक्लूड किया गया in the conservation planning। So these were the steps taken by the government। ठीक है, अब जैसे प्रोजेक्ट टाइगर एक स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया गया है, तो प्रोजेक्ट टाइगर मैं आपको समझा देता हूं कि स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट टाइगर को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, समझ गए? 1972, वेरी गुड। ये कौन लिख रहा है 2072? दूसरे ग्रह से आया हो क्या? ठीक है, चलो तो अब दे दो पोल, बताओ which is not the threat to the tiger population in India। टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम जैसे क्या चलाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। तो इनमें से क्या कारण टाइगर की पॉपुलेशन के लिए थ्रेट नहीं है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करना, हाँ, नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था मेरे लाल, ठीक है, बताओ। श्रिंकिंग हैबिटेट, द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन, यूज ऑफ बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, प्रोजेक्ट टाइगर। रेडी?
एनडीए आई नीड योर कंटेंट एंड योर सपोर्ट वेरी मच। हाँ जी एनडीए वाले मेरे दोस्त सुनो मेरी बात, जीएस में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तुम मुझसे एक्सपेक्ट करो कि मैं मैथ्स पढ़ा दूं, तो ना भाई ना। जीएस में जैसे क्या होता है 11th की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए के पार्ट के लिए, तो 11th की ज्योग्राफी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी है 186 वीडियोस की, चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। तो वो वहां पे मैंने पूरा अच्छे से वो बनाया, तो वो वीडियो देखो। उसके अलावा क्या है, जैसे हमारा चैनल जो द सोशल ब्रेन्स, तो उस पर मैं करंट अफेयर से जुड़े हुए वीडियो धीरे धीरे डालना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये हमारी सीरीज कम हो जाए तो थोड़ी और कंटिन्यूटी बन जाएगी, तो आप वहां पे कनेक्ट हो सकते हो। फाइन, काम होना चाहिए तुम्हारा, बस मैं नहीं पढ़ाया ना, कंटेंट तो अपने ही है, ठीक है। तो कहीं से भी कैसे भी हो रहा है वो काम निपटाओ अपना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो अब जैसे अगर हम देखें क्या प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर ये रहा, तो प्रोजेक्ट टाइगर इज द राइट आंसर। प्रोजेक्ट टाइगर से थ्रेट नहीं उल्टा कंजर्वेशन हुआ है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए थे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, तो उसमें एक स्पीशीज को प्रोजेक्ट मतलब एक स्पीशीज टाइगर को भी प्रोटेक्ट किया गया। अब टाइगर की अगर बात करें तो द कंजर्वेशन प्रोग्राम, द टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1973 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेव द dwindling पॉपुलेशन ऑफ टाइगर ड्यू टू वेरियस रीजंस। वेरियस रीजंस क्या है, हंटिंग हो गया, पोचिंग हो गया, जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन में टाइगर की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है, टाइगर को मार दिया जाता है। कुछ लोग टाइगर की स्किन घर में लटकाते हैं कि हमने बड़ी बहादुरी का काम किया, मारा तो तुमने गोली से, वो भी पीछे से, सामने जाते दम होता तो, ठीक है। टाइगर उनका पता नहीं क्या बना था उस सन। तो केस क्या है कि यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो वेरियस रीजंस के कारण, हंटिंग, पोचिंग, मेडिसिनल यूजेस के कारण और बहुत सारे कारणों से टाइगर की ड्विंडलिंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन ड्विंडल हो रही, कम हो रही थी, उसको नजर में रखते हुए सरकार ने 1973 में 1 अप्रैल के दिन प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, ठीक है। आगे बढ़े तो टाइगर कंजर्वेशन हैव बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एन एंडेंजर्ड स्पीशीज but with the equal importance as means of preserving biotype of sizable magnitude। अब देखना टाइगर जो है, पोचिंग मतलब क्या होता है कि एक तरह से किडनैपिंग होगी टाइगर की, ठीक है, कि आप उसको क्या कर रहे हो, इलीगल तरीके से ट्रेड कर दे रहे हो, ठीक है वो। अब जैसे अगर आप देखोगे तो अब यहां पे क्या हो रहा है, टाइगर कंजर्वेशन जो है, तो टाइगर कंजर्वेशन को सिर्फ ऐसे नहीं देखा कि हम टाइगर को बचा रहे हैं। टाइगर एक कीटोन स्पीशीज है। कीटोन स्पीशीज समझते हैं कि एक सिस्टम जैसे ये बन रहा है पूरा, तो इस सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे अभी अगर एक ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है पूरा, इस सिस्टम में अब क्या हो रहा है कि जब तक ये कीटोन स्पीशीज, कीटोन मतलब कि ये वाला पीस जब सेट होगा तो सिस्टम अपने आप में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो वही टाइगर का रोल यही है कि एक इकोसिस्टम में टाइगर एक कीटोन स्पीशीज की तरह है। टाइगर रहेगा तो छोटे मोटे जानवरों की पॉपुलेशन नहीं बढ़ने देगा, कभी नाश्ते में, कभी लंच में, कभी डिनर में उड़ाते रहेगा उनको, ठीक है। इससे क्या रहेगा कि छोटे मोटे पॉपुलेशन की, छोटे मोटे जानवरों की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी, एक हैबिटाट बना रहेगा, लोग उस जंगल में जाने से डरेंगे। तो मतलब कुल मिला के क्या है कि टाइगर की कंजर्वेशन को सिर्फ टाइगर का कंजर्वेशन ना देखा जाए, ठीक है, एक साइजेबल अमाउंट ऑफ मतलब क्या देखने को मिल रहा है, एक साइजेबल मैग्नीट्यूड का बायोटाइप जो है, लाइफ फॉर्म जो है वो टाइगर के होने से बच रहा है। तो इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर जो है तो स्टार्ट किया गया इन दी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सच एज कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सिरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन असम, पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला एंड सम ऑफ द टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया और एक्सक्लूसिवली टाइगर प्रोटेक्शन के लिए प्रयास किया गया, ठीक है। टाइगर भी लाइक सिस्टम है भाई, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर था। तो मैंने आपको गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप लिए गए फॉर द कंजर्वेशन वो बता दिया, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप लिए गए वो बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि कम्युनिटी कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन। और सवाल आपका ही बनेगा गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, बायोडायवर्सिटी, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सारे सवाल देख लिए यहां तक। अब आगे क्या सवाल बनेगा, आगे ये सवाल बनेगा आपका कि कम्युनिटी, और पोल वाले भैया, अरे पोल वाले भैया तुम, इनकी पोल खोलना पड़ेगी एक दिन, रोज पता नहीं कहां चले जाते लाइव चालू करके। रुक जाओ मैं पोल दे रहा हूं आपको। स्टार्ट अ पोल ए बी, एक सेकेंड, डी सी के बाद डी आता है, ठीक है, स्टार्ट अ पोल। चलो बताओ व्हाट डू यू थिंक। क्वेश्चन ये है कि कम्युनिटी कैन आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन। आगे देखिए तो वेयर वाज द फर्स्ट रेजोल्यूशन ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पास। जेएफएम कम्युनिटी जो होती है, मतलब लोगों का जो समूह होता है,
ठीक है, समाज होता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कंजर्वेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो उस कंजर्वेशन प्रोसेस में आप बताओ मुझे कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी एक प्रयास किया गया था। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का पहला रेजोल्यूशन कहां पास किया गया था? ठीक है, आगे बढ़े। द राइट आंसर इज सी, उड़ीसा। पोल बंद कर देता हूं मेरे को। कहां से होगा एंड पोल? यार मुझे मिल ही नहीं रहा एंड पोल। 73% बच्चों ने सी आंसर दिया, वेरी गुड। 73% बच्चों ने सी आंसर दिया है। ठीक, तो सी इज द राइट आंसर। आ जाओ, अब सवाल देखते हैं अपन कि क्या है। सवाल ये देखते हैं कि कम्युनिटी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो कम्युनिटी कैसे कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है? तो जैसे अगर हम इस टॉपिक का इंट्रो देखें या फिर क्वेश्चन आता है ऐसे कि हाउ कम्युनिटी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो आपको ये समझना होगा कि विद टाइम क्या हुआ है। विद टाइम आपको देखना होगा, समझना होगा कि विद टाइम रिसोर्सेज का जब क्रंच आया, तो उस रिसोर्सेज के क्रंच में आपको ये मतलब जब रिसोर्सेज का क्रंच कह लो या फिर कह लो कि रिसोर्सेज के ऊपर जब संकट के बादल छाए ना, तब वो जो लोग रह रहे थे आसपास, ठीक है, उन लोगों ने आगे आके कदम उठाए और कंजर्वेशन के प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। ठीक है, तो सर्टेन एग्जांपल्स जो आपको एग्जाम में लिखना होंगे जब क्वेश्चन आएगा कि हाउ कम्युनिटी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वो ये है कि जैसे एग्जांपल दिया कि राजस्थान में सिरस्का टाइगर रिजर्व जो है, तो वहां पे विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग द गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट। उन्होंने वहां के लोग जो हैं, सिरस्का टाइगर रिजर्व के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने सरकार से बोल दिया कि तुम जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, वर्ल्ड कप आने वाला है। ठीक है, हम कंजर्व कर लेंगे किसको? हम कंजर्व कर लेंगे या फिर हम प्रोटेक्ट कर लेंगे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को। तो गवर्नमेंट देमसेल्फ विलेजर्स देमसेल्व्स हैव टेकन दिस स्टेप्स टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, विलेजर्स हैव केम फॉरवर्ड टू कंजर्व। ठीक है, स्क्रीन ब्लर नहीं बाबू, क्वालिटी वो करो। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट वाला टॉपिक आगे है, घबराओ नहीं। मैं वही बोल रहा हूं कि हम कंजर्वेशन एक फ्लो में पढ़ने, गवर्नमेंट का कंजर्वेशन देख लिया, कम्युनिटी का कंजर्वेशन देख लो, और टाइप्स एंड रिसोर्सेज वाला टॉपिक आगे करवा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आया क्या कि विलेजर्स जो है, तो विलेजर्स ने खुद आगे आके कदम उठाए सिरस्का टाइगर रिजर्व में। फिर दूसरा एग्जांपल जैसे जो बताता है कि इनहैबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में 5 गांव के लोग एक साथ आए और उन्होंने 1200 हेक्टेयर जो जमीन है उसको भैरवदेव धाकव सेंचुरी डिक्लेयर कर दी। ठीक है, मतलब कि ये एरिया उन्होंने सेक्रेड एरिया डिक्लेयर कर दिया, और यहां पर उन्होंने बोल दिया कि अब हमारे खुद के सेट ऑफ रूल्स होंगे। ठीक है, हम इसको सेक्रेड मान रहे हैं, इस एरिया को यहां हम खुद रिसोर्सेज को कंजर्व कर लेंगे, सरकार का इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के बाद में आप देख सकते हैं इनहैबिटेंट्स ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जिन्होंने भैरवदेव धाकव सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया 1200 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट को, एंड दे आर प्रोटेक्टिंग इट। तीसरा एग्जांपल, द फेमस चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था। फेमस चिपको मूवमेंट में क्या हो रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे तो हिमालयन रीजन्स में, ठीक है, यहां पे पेड़ों को काटा जा रहा था, तो लोगों ने सक्सेसफुली इस डिफॉरेस्टेशन को रजिस्ट किया। कैसे रजिस्ट किया? तो लोग अपने घरों से निकले, गले लग गए पेड़ों के कि पेड़ काटने से पहले हमें काट दो तुम। ठीक है, तो द फेमस चिपको मूवमेंट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन इन several areas and has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, अपने घरों से बाहर निकलकर ये प्रूव किया क्या कि कम्युनिटी कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि कम्युनिटी अगर एक साथ आ जाए, हाथ में हाथ डाल के अगर वो खड़ी हो जाए, एक चेन बना के, तो वो डिफॉरेस्टेशन को रजिस्ट कर सकते हैं। एंड वन सच एग्जांपल वाज चिपको मूवमेंट। तीसरा, ठीक है, जो बच्चे अलवर से हैं चैट में नाचो मत तुम, मतलब वी शुड फील प्राउड ऑन दिस। होता क्या ना कि वी ऑफन कंफ्यूज दी थिंग्स विथ रियल लाइफ हीरोज एंड रियल लाइफ हीरोज। मतलब एक एक्टर होता है और एक हीरो होता है, हम एक्टर को हीरो बोलने लगते हैं। यहां पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आज तक जनता समझ नहीं पाई, मुझे समझ नहीं आया। क्या? कि हीरो वो होता है जिसने कुछ हीरोइक किया हो, हीरो वो होता है जिसने एक पर्पस फुलफिल किया हो। ठीक है, वो एक्टर हीरो नहीं होता, वो सिर्फ रियल लाइफ में हीरो बन रहा होता है। ठीक है, तो
अगर जैसे आप अलवर डिस्ट्रिक्ट से हो तो प्राउडली कहो कि मेरे गांव के लोग हीरो हैं, तुम्हें क्या पता, ठीक है। अगर आप जैसे कह सकते हैं कि चिपको मूवमेंट के किसी व्यक्ति को जानते हो सकता है कि उत्तराखंड और इन एरिया से कोई लोग हो, बच्चे हो जिनके पेरेंट्स जो हैं शायद ग्रैंड पेरेंट्स कभी इस चिपको मूवमेंट का पार्ट रहे हो, तो यू शुड प्राउडली से कि माय ग्रैंडफादर इज अ हीरो। सुनना है तो दीज पीपल आर हीरो, समझे। अब अगला एक एग्जांपल कम्युनिटी कंजर्वेशन का क्या है, अगला एक एग्जांपल जो है कम्युनिटी कंजर्वेशन का, बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन और नवदन्या। बीज बचाओ आंदोलन इस चीज पे फोकस कर रहा था कि जो ट्रेडिशनल सीड्स है उन्हें कंजर्व करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सब्सिक्वेंटली आपको देखने को मिलता है कि जब ट्रेडिशनल सीड्स को कंजर्व नहीं किया जाएगा तो जो मॉडिफाइड, ठीक है, जीएम सीड्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक समय पे मतलब वो ज्यादा वाटर इंटेंसिव होते हैं, वो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स मांगते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल सीड्स को कंजर्व करने की जरूरत है। नवदन्या भी एक एनजीओ है जो इसी चीज पे फोकस करता है। तो बीज बचाओ आंदोलन तहरी में और नवदन्या is an NGO have shown that adequate levels of diversified crop production without the use of chemicals is possible। ट्रेडिशनल सीड्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एडुकेट प्रोटेक्शन कर सकते हैं इन्वायरमेंट का। तो बीज बचाओ आंदोलन नवदन्या इज एन एग्जांपल हाउ कम्युनिटी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन प्रोसेस। और तीसरा जो है JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अच्छे से सुन लो, ठीक है, अच्छे से सुन लो, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM जो है, तो JFM प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाज पास्ड इन ओडिशा। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट समझ नहीं आया सर। सिंपल चीज है, जॉइंट एक साथ आना, फॉरेस्ट यानी जंगल, मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना। तो जंगलों का मैनेजमेंट जो है वो लोग जॉइंटली कर रहे हैं, सरकार और जनता दोनों मिलके। कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट बोथ आर कमिंग फॉरवर्ड फॉर द मैनेजमेंट और द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहां पे होता क्या है कि सरकार को क्या करना पड़ता है, अपने फॉरेस्ट गार्ड वगैरह लगाना पड़ता है कि जंगलों का नुकसान ना हो। तो सरकार जनता के साथ कोलैबोरेट करती है कि तुम ही जंगल को बचाओ। बदले में क्या होता है कि तुम जंगल में जाओ, जंगल में से जो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स है, खाने के फल हैं, सब्जी हैं, जड़ी बूटियां हैं, शहद है, वो तुम लेके आ जाओ। और जब जंगल को गवर्नमेंट के द्वारा हार्वेस्ट किया जाएगा तो उसमें तुम्हें एक शेयर भी देंगे, थोड़ी लकड़ी तुम्हें भी देंगे। तो इस तरह से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसमें कम्युनिटीज along with government are working for the conservation of forest, ठीक है। तो अंडर सच प्रोग्राम विलेज कम्युनिटीज आर assigned the responsibility to protect and manage the nearby forest। सिंपल जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, समझ गए। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट रिकॉल करते हैं, हाउ कम्युनिटी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन प्रोसेस। तो ये आपने देख लिया, सिरिस्का टाइगर रिजर्व का, भैरवदेव धाकड़ सेंचुरी वाला एग्जांपल, चिपको मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन, नवदन्या और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। 5 आंसर, 5 नंबर का क्वेश्चन फेंक के मारोगे, 5 के 5 नंबर लेके आओगे, ठीक है। आ जाओ, अब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उस लास्ट टॉपिक के पहले एक बार पोल में दे देता हूं, ठीक है। एक अकेले व्यक्ति क्या क्या करे बताओ, 1 सेकंड रुकना है, पोल बन रहा है। संदीप, A B C D, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अब जैसे अगर आप देखोगे तो ये पोल है आपके सामने। कम्युनिटी कंजर्वेशन में एक टॉपिक और है सैक्रेड ग्रुप्स का, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको टाइप्स एंड वाला एक और टॉपिक जो इस चैप्टर का वो बता रहा हूं। मैंने सीक्वेंस आगे पीछे करी ताकि एक फ्लो में बना रहे चीजें। हाँ, इस सवाल का जवाब भी दो जब तक मैं आपको सेक्रेड ग्रुप्स का भी बता देता हूं। सेक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि जहां पे पीपल आर एसोसिएटिंग और एस्क्राइबिंग सेक्रेड क्वालिटीज टू द नेचर, ठीक है। सेक्रेड क्वालिटीज मतलब आप पूजनीय मानने लगते हो पेड़ पौधों, पहाड़, नदियों को, ठीक है। पीपल स्टार्ट वर्शिपिंग द फॉरेस्ट एज इफ दे आर द पार्ट ऑफ देयर रिलीजन, एज इफ द ऑलमाइटी पावर रिसाइड्स इन देम। ताकि क्या होता है कि जब आदमी उसकी पूजा करने लगता है तो डरता है, भगवान से तो डरते ही इंसान, किसी डरे, ठीक है। तो आदमी क्या करने लगा है, जब कम्युनिटीज ने मिलके फॉरेस्ट और नेचुरल स्पिरिट्स को ऐसा मानने लगे कि दे आर द पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, सैक्रेड ग्रुप्स कहा जाता है, ठीक है। उसे सैक्रेड ग्रुप्स कहा जाता है। और वो सैक्रेड ग्रुप्स का कल्चर जो है तो वो हमारी कंट्री में आपको देखने को मिलता है, जहां लोग शादियों के समय पे पेड़ की पूजा करते हैं। जैसे विश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान जो है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, कंजर्व कर रही है रिसोर्सेज को, समझ गए। 71% बच्चों ने आंसर दिया डी, ठीक है। 71% बच्चों ने आंसर दिया डी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो
जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट है, तो परमानेंट फॉरेस्ट में ऑलरेडी क्या क्या आ जाता है, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड फॉरेस्ट दोनों आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो दूर से ही बिना टच किए निकल गया मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी क्या है? रॉन्ग पोल नहीं है, 1 और 2 रिजर्व, सॉरी 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 मैंने अनक्लास बोल दिया। रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है दोनों मिलके 1 और 2 जो है तो वो परमानेंट फॉरेस्ट कहलाता है। आ जाओ लास्ट टॉपिक, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टाइप्स एंड, हाँ प्रोटेक्टेड और रिजर्व, माय बैड। ठीक है, तो टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की अगर बात करें, लास्ट टॉपिक देखो क्या है। तो आप जैसे देखेंगे कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है तो उनको क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। कौन कौन से? रिजर्व फॉरेस्ट एक होते हैं। अब समझना, रिजर्व फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होंगे? जो कि मोस्ट वैल्यूएबल होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट वैल्यूएबल होंगे, मोस्ट वैल्यूएबल होंगे। जहां पे क्या कर दिया जाता है, एंट्री जो है तो एंट्री परमिटेड नहीं होती है। कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से उसको क्या किया जाता है, मतलब आप देखते हैं ना मोस्ट वैल्यूएबल है तो लोग जाएंगे लकड़ी काट लाएंगे, चंदन की लकड़ी, झुकेगा नहीं साला। ठीक है, तो उस टाइप के केसेस ना हो यहाँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट रिसोर्सेस, वो फॉरेस्ट रिसोर्सेस रिजर्व फॉरेस्ट रिसोर्सेस कहलाते हैं, या फिर वो फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है जहां पे मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेस पाए जाते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट हो गए। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से होते हैं? तो अब देखो, जिन फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन किसको दोगे आप? जो कमजोर है, ठीक है, जिसका ऑलरेडी एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है। ठीक है, तो सुरक्षा उसी दी जाएगी ना जिसे खतरा है, सिंपल। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब क्या है कि वो फॉरेस्ट एरिया जो कि डिप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, जो कि डिप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, जहां पे ऑनगोइंग हजार्ड्स जो हैं, या फिर कह सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, जहां पे ऑनगोइंग नेगेटिव फैक्टर्स आर ऑपरेटिंग वेरी स्ट्रांगली एंड द फॉरेस्ट एरिया इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। और तीसरा जैसे अगर हम देखें तो आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तीसरा आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि वो फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, जो ओपन टू ऑल है, विलेज फॉरेस्ट है, जो जहां पे कम्युनिटी के लोग जा सकते हैं, रिसोर्सेज ला सकते हैं, वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट होता है। अब जैसे देखेंगे कि इन 2 फॉरेस्ट एरिया को हम क्या देख रहे हैं, 2 फॉरेस्ट एरिया ऐसा है जो कि स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट जो है अपने कंट्रोल में रख रही है। मतलब गवर्नमेंट इस फॉरेस्ट एरिया को खत्म नहीं होने देगी, इसको प्रोटेक्ट कर रही है, इसको ऑलरेडी क्या करके रखा है, एंट्री वगैरह रिस्ट्रिक्ट करके रखी है। ठीक है, तो ये ऐसा फॉरेस्ट होगा, इन दोनों को अगर मिला के देखें तो, ठीक है, ये दोनों फॉरेस्ट को अगर मिला के देखें तो ये दोनों फॉरेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट टाइप से, कि इसको जाने नहीं देना है, ठीक है, जाने नहीं देंगे तुझे, तो ये परमानेंट फॉरेस्ट टाइप की चीज होगी। ठीक है, तो रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड एज परमानेंट फॉरेस्ट। फाइन। अब जैसे आप देखोगे तो मध्य प्रदेश जो होता है, मतलब मध्य प्रदेश जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट जो है, तो मध्य प्रदेश इज हैविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ द टोटल एरिया। तो टोटल जितना भी फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में, इनफैक्ट मध्य प्रदेश इज द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ, लार्जेस्ट नंबर ऑफ, लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन द कंट्री। ठीक है, किसी भी स्टेट में अगर आप देखोगे तो स्टेट वाइज इट इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट। सबसे बड़ा राजस्थान है, लेकिन राजस्थान में जंगल नहीं है। मध्य प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया भी होगा। और फॉरेस्ट एरिया के साथ साथ में जो फॉरेस्ट है उसका भी 75% फॉरेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट है। समझ गए? दैट्स व्हाई आई एम प्राउड ऑफ माय मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 75% क्या है, और 75% यहां पे क्या है, परमानेंट फॉरेस्ट है। समझ गए? अब आगे जैसे देखोगे तो जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो जहां पे वैल्यूएबल फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो ये एरिया जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, चंदन की लकड़ी, ठीक है, फिर उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, तो ये वो एरिया है जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे रिजर्व फॉरेस्ट है, जहां पे रिजर्व फॉरेस्ट है, मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट है, तो इस कारण से रिजर्व फॉरेस्ट की परसेंटेज ज्यादा हो गया। फिर आप देखोगे तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान हैव बल्क ऑफ इट्स, कहां आगे, बल्क ऑफ इट्स फॉरेस्ट, ऐड कर लेना, हाँ, बल्क ऑफ इट्स फॉरेस्ट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, तो इन स्टेट्स में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मेजर है। मतलब किस स्टेट में क्या है, लॉजिक समझना
कि जैसे आप जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश देखोगे, उत्तराखंड देखोगे, केरला में भी क्या है, डेंस वेजिटेशन है। तो ये वो स्टेट्स हैं जहां पे वैल्यूएबल फॉरेस्ट है, बहुत वैल्यूएबल फॉरेस्ट है, तो रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, फिर आप देखोगे तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। अब स्टेट के नाम देखो, बिहार पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, ठीक है, हरियाणा पंजाब एग्रीकल्चरल लैंड है बहुत ज्यादा। अब एग्रीकल्चरल लैंड ऐसे मंत्र पढ़ने से थोड़ी ना आई, जंगल थे, जंगल काट दिए, तो अब जंगल काट दिए, इस कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, इन एरियाज में प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि द फॉरेस्ट एरिया इज अंडर थ्रेट, तो इसके लिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में ज्यादा है। फिर आप जैसे देखोगे ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अब जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करो, यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जंगलों में ही लोग रह रहे हैं, वहीं से उनका कल्चर है सारा सब कुछ। तो ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के कारण नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या होता है, हाई परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इज अंडर अनक्लास्ड फॉरेस्ट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अनक्लास्ड फॉरेस्ट का परसेंटेज ज्यादा है, समझ गए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अनक्लास्ड फॉरेस्ट का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो दिस इज द सिंपल स्टोरी, समझ में आया? ठीक, तीनों फॉरेस्ट के टाइप, तीनों फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन की कहां कौन से फॉरेस्ट है, ठीक है, कम्युनिटी के द्वारा क्या कंजर्वेशन के स्टेप्स उठाए गए और गवर्नमेंट के द्वारा क्या कंजर्वेशन के स्टेप्स उठाए गए। ठीक, ये सिंपल सा चैप्टर था। बताओ, हाँ गुजरात भी है अनक्लास्ड फॉरेस्ट में। एक गाना हो जाए, हाँ बिल्कुल गाओ, तुम्हें किसने रोका है, चिल्ला चिल्ला के गाओ, अपने आजू बाजू वालों को बुलाओ, साथ मिलके गाओ। अब बताओ डाउट क्या है? प्रिंट कल्चर नहीं करवाओगे, सब करवाएंगे भी, थोड़ा थोड़ा खाओगे, एक साथ पूरा खा लोगे, ठीक है। हाफ ईयरली के हिसाब से ये चैप्टर कंप्लीट करो, रोड मैप उठाएंगे, अक्टूबर नवंबर में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, दिसंबर में फिर एक बार रिवीजन मारेंगे, जनवरी में फिर टेस्ट लेंगे, फरवरी में फिर रिवीजन करेंगे, मार्च में फिर एक बार रिवीजन करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। क्या क्या तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं, अगेन बता रहा हूं, तुम्हें 4-5 सब्जेक्ट पढ़ाना है, मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, इतना पढ़ाऊंगा कि जीवन भर नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो अभी सारी चीजें पढ़ेंगे, विद टाइम पढ़ेंगे, और तुमसे ज्यादा मुझे चिंता रहती है कि कब क्या करवाना है। निश्चिंत हो जाओ, बस जो जो बोलते जा रहा हूं वैसे वैसा करते चलना, समझ गए। मैप्स की कहानी ऐसी है, देखो मैंने इंडिविजुअली ये जो जितने भी 10 चैप्टर की हम बात कर रहे हैं ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। क्या उठा रही है खंगी क्या, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये पूरे 26 तारीख तक हमारा कार्यक्रम चलेगा, ठीक है। 10 चैप्टर हमने कर लिया हाफ ईयरली के हिसाब से। अब अगर हम देखें तो अब 26 के बाद में 27 या 28 में अपन एक दिन एक सेशन रख लेंगे लाइव, बता दूंगा मैं, तो उसमें अपन सारे चैप्टर्स का मैप भी कर लेंगे। अब मैप इसमें से क्या क्या है देखो, इसमें बताता हूँ। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का मैप आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया का आएगा, फॉरेस्ट एंड रिसोर्स कोई मैप वर्क नहीं है, वाटर रिसोर्सेज का मैप वर्क आएगा, छोटा सा मैप है, कर लेंगे एक दिन लाइव में, ठीक है। What is about why to conserve? क्यों? क्योंकि we are interdependent, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस है, हमारी नीड्स उनसे फुलफिल होती है और वो डिक्लाइन हो जाएंगे, ठीक है। क्रिस्प मिशन जो है तो वो इंडिया में आया था क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद में, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो जाके ये देखे कि हाउ कैन वी फास्टन द प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, ठीक है। हाय वीना सिंह, ठीक है, समझ गए। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, एक बार फिर से, अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट विच आर ओपन टू पीपल, ठीक है, जहां पे फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज आर अलाउड टू गो एंड टेक रिसोर्सेज फ्रॉम दैट, ठीक है, समझ गए। वाटर रिसोर्सेज एग्जाम पैक, हाँ मैंने बताया था इस मंथ के रोड मैप में। अभी क्या 1-2 दिन से आवाज बैठी थी, मैंने सोचा कि एग्जाम पैड रिकॉर्डेड रहेगा तो वो थोड़ा सा आराम देते हुए रिकॉर्ड करूंगा, कल मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली कल ही आपको दे दूं या परसों, 1-2 दिन में मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। सैक्रेड ग्रूव्स, अ कार विथ 2 हैंडल मींस क्या है कि वहां पे ये है कि अगर जैसे वो जर्मन गवर्नमेंट का एक एग्जांपल देते हुए बताया गया है वो ड्राइंग कि 2 हैंडल है कार में, तो देयर विल बी नो कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल, दोनों ने अलग अलग तरफ घुमा दिए तो कार जिप की तरह खुलती चली जाएगी, ठीक है। तो वो ये है कि पावर शेयरिंग का डिसएडवांटेज बताया था, कोलिजन गवर्नमेंट चलाने में क्या दिक्कत आएगी वो बताया गया था, ठीक है। सेक्रेड ग्रुप्स का एग्जांपल एक कांतारा है हुआ, ठीक है, क्या है तो जैसे वहां पे बताया गया है कि हाउ पीपल आर ascribing sacred qualities to the forest and wildlife, ठीक है। लोग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को जब पूजने लगते हैं ना, तो इन दैट प्रोसेस ऑफ वर्शिपिंग दे स्टार्ट कंजर्विंग इट, समझ गए। तो व्हेन sacred qualities are ascribed to the
फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो इट इज नोन एज or where they start worshipping, and in this process when they start conserving the resources, so this is known as sacred groves. Geography most important chapter, all the chapters are important. 6 चैप्टर आना है आपके ज्योग्राफी में फाइनल एग्जाम में, ठीक है, ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा है। कल मिलेंगे 23 तारीख 6 बजे, लिंक आ गई आपके पास, कहां पे, लाइव इसी चैनल पे। कल हमारे पास चैप्टर होगा फेडरलिज्म, तो कल 7th डे होगा। आज के सारे टास्क हुए कंप्लीट, ये पीडीएफ अभी ले लेना बस मुझसे जस्ट क्लास के बाद में टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दो भैया, दे दिया। ये लिंक ट्री पे सारी लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और हल्दीराम और क्या क्या होता है सब कुछ, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दोनों चैनल्स, और होपफुली शायद द सोशल ब्रेन्स पे हम लोग 1 लाख की कम्युनिटी हो गए, नहीं हुए, 300 बचे हैं, 300, ठीक है, 300 बचे हैं, फाइन। तो सी यू ऑल, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। आज का सेशन हुआ हमारा कंप्लीट, कोई डाउट तो नहीं है, और ऐसे स्पेसिफिक तो रिवीजन सेशन का ऑब्जेक्टिव था कि फटाफट से सारा चैप्टर मैं आपको रिकॉल करवा दूं, ठीक है, फाइन। मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कल समझाया ना बाबू, पूरा का पूरा मूवमेंट। कल मिलेंगे हम फेडरलिज्म के साथ में। ठीक है, ओके, बाय बाय, ठीक है। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू।